की क्लास में हम बात करने वाले हैं बैकअप और रीस्टोर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैकअप और रीस्टोर होता क्या है। तो बैकअप मतलब डेटा का बैकअप बनाना। तथा मान लीजिए कि आपके द्वारा जो टैली में डाटा आपके द्वारा जो रखा गया है, जैसे कि हमारे कंपनी का जो डेटा होता है वो रखा गया है, तो कई तरीके से वो लॉस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी के डेटा को सिक्योर करने के लिए हम उसका बैकअप बना लेते हैं। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। तो फाइल के डेटा आपका कहीं जाएगा भी नहीं और वो दूसरी लोकेशन पे सेव भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, ठीक है, या फिर डेटा लॉस्ट हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए क्या होता है, सिक्योरिटी के लिहाज से टैली ने एक फीचर दिया हुआ है इसके अंदर, बैकअप और रीस्टोर। ठीक है, बैकअप और रीस्टोर करने वाले हैं और स्प्लिटिंग कंपनी डेटा करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताया तो बैकअप और रीस्टोर बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे एक राज ट्रेडर्स नाम की कंपनी है, इसमें मैंने बहुत सारी एंट्री की हुई है। ये देखिए डे बुक के अंदर है बहुत सारी एंट्री। तो सिंपली तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसका बैकअप बना लिया था। अब मैं आपको दूसरी कंपनी में बैकअप बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरी कोई कंपनी ले लेता हूँ। तो चलिए, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली कंपनी। तो यहाँ पे एक राम ट्रेडर्स नाम की मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली, इसके अंदर भी डेटा है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसके अंदर एंट्री, डे बुक, ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, इसके अंदर डेटा है। ठीक है, कौन सी तारीख में एंट्री की गई है तो चेक कर लेते हैं इसमें तारीख क्या है एंट्री की। ओपनिंग बैलेंस। चलिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से आर के ट्रेडर्स अंकित 1 2 3 4 5 गलत बता रहा है। चलिए देखिए, तो मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक राम ट्रेडर्स नाम की कंपनी ले ली। तो राम ट्रेडर नाम की कंपनी में डेटा देख लेते हैं। तो मैं कुछ एंट्री कर लेता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री कर दी, यहाँ पे कैपिटल की। तो यहाँ पे कैपिटल की एंट्री कर देता हूँ मैं। कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल लगा दी मैंने 2.5 लाख रुपए। तो ये आपको दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, ये मैंने एंट्री की हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका पहले बैकअप बनाऊंगा, फिर इसको मैं आपको रिस्टोर करना बताऊंगा। तो बैकअप मैं बना लेता हूँ। तो बैकअप बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, अल्टर के साथ F3 के प्रेस करें। इसके बाद यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बैकअप पे एंटर करेंगे। ठीक है, अब बैकअप में वो पूछेगा किस कंपनी को आपको बैकअप करना है। तो मैंने कहा राम ट्रेडर्स नाम की कंपनी का बैकअप करना है। ठीक है, तो राम ट्रेडर्स नाम की कंपनी का बैकअप करना है। यहाँ पे एक दो ऑप्शन दिए हुए, सोर्स और डेस्टिनेशन। ये होते क्या है, तो सोर्स यानी जहाँ से डाटा लेना है, और डेस्टिनेशन यानी जहाँ पे डाटा रखना है। तो मैंने सी ड्राइव में एक आशु नाम का फोल्डर बना के रखा, उसके अंदर आपको डेटा मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, और सी ड्राइव में जो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, यानी जो सोर्स में डेटा दिखाई दे रहा है, वो ऑलरेडी जब टैली इंस्टॉल करते हैं तो जहाँ पर उसका डेटा जा रहा होता है वहाँ पर आप रख सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसका बैकअप बना दूंगा। तो एक से ज़्यादा कंपनी का भी बैकअप आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल एक ही कंपनी का बैकअप बना रहा हूँ। एंड ऑफ लिस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फाइलें दिखाई देंगी। तो कंप्यूटर में जाएंगे तो ये कंप्यूटर में आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे तो सी ड्राइव में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आशु नाम का फोल्डर। और ये देखिए 3 फाइलें आई हैं टैली की। ठीक है, तो ये 3 फाइलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये टैली की फाइलें हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, रीस्टोर करना। तो रीस्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाएंगे रीस्टोर में। ठीक है, अब इसके बाद आप किस कंपनी के डेटा को रीस्टोर करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि कंपनी के डेटा को मैं रीस्टोर करना चाह रहा हूँ, वो है राम ट्रेडर्स नाम का एक कंपनी का डेटा है। ठीक है, कहाँ से रीस्टोर करना चाहते हो, मैंने कहा भाई सी ड्राइव से, आशु नाम के फोल्डर से मैं रीस्टोर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से नाम नहीं लेते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो ऑल आइटम्स। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑल आइटम्स। ठीक है, तो ऑल आइटम से लूँगा और यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। तो जैसे ही डेटा रीस्टोर हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि इस कंपनी का डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि मेरा डेटा लॉस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या ओवरराइट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो मैंने जैसे ही बोला ओवरराइट कर दिया, तो उसने ओवरराइट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एक एरर दे रहा है, जैसे ज़रूरी नहीं कि आपके टैली में भी एरर आएगा। ठीक है,
तो कंपनी का डेटा आराम से रिस्टोर हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ये रीस्टार्ट हो गई टैली, इसके बाद आप जाएंगे और यहाँ से बैकअप कर लेंगे। तो ये बैकअप और रीस्टोर था। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट, स्प्लिटिंग कंपनी डेटा, यानी कंपनी का डेटा जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए मेरी कंपनी 3 साल से चल रही है, तो 3 साल का डेटा मेरे पास बहुत सारा हो गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, डेटा बहुत सारा हो जाता है तो हमारी कंपनी की जो टैली जो होती है हमारी, उसको स्लो कर देता है, मतलब कि हमारी टैली जो है वो स्लो चलने लगती है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास रास्ता ये है कि अब जैसे कि 3 साल पहले का डेटा है, ठीक है, मान लीजिए 18, 19 और 20 का, ठीक है, तो 17, 18, 19 का डेटा मेरे पास और 20 में मेरी कंपनी चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, उनको डिवाइड कर दूंगा, यानी स्प्लिट कर दूंगा कंपनी के डेटा को, यानी टुकड़ों में डिवाइड कर देना। तो स्प्लिट करने के लिए कंपनी के डेटा को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक एंट्री करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपनी ले ली, सिलेक्ट करी मैंने एक कंपनी, यहाँ पे मैंने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली। किस नाम से सेलेक्ट करी, तो ये रहेगी अपनी कंपनी, मैंने सेलेक्ट कर ली है रवि ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, रवि ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें ये जो एंट्री अभी की गई है वो 1 अप्रैल में की गई है सारी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर F2 से डेट चेंज करके कम एंट्री कर दे रहा हूँ उसके अंदर, ताकि ये आगे बढ़ जाए। अब सालों साल का तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर कंपनी के डेट को जो है वो आगे बढ़ा देता हूँ। तो मैं F2 से डेट को आगे बढ़ा देता हूँ, 1 जुलाई कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे 2 भागों में। एक तो कर देंगे हम 1 अप्रैल में, और एक कर देंगे 1 जुलाई में। तो 1 जुलाई में मैं एक एंट्री कर दे रहा हूँ पेमेंट करने की, कि भाई मैंने यहाँ पर एक डेटा थोड़ा सा मैंने पैसा चुकाया है, कितना, तो 30,000 रुपये मैंने पे किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये हो गया, एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से आप स्प्लिट कंपनी डेटा के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा F3 में, अल्टर के साथ F3 करेंगे आप। यहाँ पे मिलेगा आपको स्प्लिट कंपनी डेटा, तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर ली मैंने रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी। ठीक है, तो स्प्लिट कहाँ से करना है आपको, तो मैंने कहा कि एक कंपनी बने फर्स्ट वाली, वो रहेगी रवि ट्रेडर्स 1 अप्रैल से, और दूसरी कंपनी रहेगी 1 सितंबर से। ठीक है, तो 1 सितंबर से ना बनकर ये बने, जैसे मैंने देख लीजिए, अब लास्ट एंट्री मैंने कब करी, जुलाई में करी, तो सितंबर में नहीं चाह रहा हूँ मैं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से ये 1 जून से बने। ठीक है, 1/6/2019 से बने, 1 जून से बने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर लिया इसको एक्सेप्ट। और जैसे ही मैं स्प्लिट करने को बोलूँगा तो यस करूँगा, तो ये कंपनी क्या करेगा, दोनों को रीलोड कर देगा। देखिए, अब यहाँ पे मेरे को स्टेटस में 2 कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं। ये 1 जून वाली अभी रीलोड है, ठीक है, जो हमारे पास अभी लोड है, और दूसरी जो है, दूसरी 1 अप्रैल से, वो भी हमारे पास है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 1 जून वाली, जुलाई में एंट्री जो की है मैंने, ये देखिए F2 प्रेस करता हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी 1 जून में चल रही है, 1 जुलाई कर देता हूँ मैं इसको। तो ये देखिए आपको पेमेंट की एंट्री दिखेगी जो मैंने आपको करके दिखाई थी। अब मैं आप क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करता हूँ F1 से। तो F1 से मैंने एक कंपनी सेलेक्ट करी, किस नाम से, रवि 1 अप्रैल वाली। ठीक है, रवि ट्रेडर्स 1 अप्रैल वाली, और ये देखिए यहाँ पे आपको एंट्रियाँ दिखाई देंगी। F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 अप्रैल कर देना है, देखिए, तो यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्प्लिट कंपनी डेटा। तो आज मैंने आपको बताया बैकअप एंड रीस्टोर और कंपनी को स्प्लिट करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली और वोल्ट एंड यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल एंड डिफाइनिंग डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा यूज फॉर ऑफ टैली ऑडिट फीचर। ठीक है, तो टैली वोल्ट फीचर के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा, दूसरा थर्ड में बताऊंगा आपको यूज़ ऑफ टैली ऑडिट फीचर के बारे में। तो सबसे पहले इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। थ्योरी मतलब ये होते क्या है। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टैली में वोल्ट, ठीक है, तो जो वोल्ट फीचर है वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे काम करता है। तो टैली वोल्ट फीचर डेटा सुरक्षा कंपनी के मालिक के लिए एक चिंता का विषय होता है, यानी कि डेटा की जो सुरक्षा होती है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का मालिक अपने कंपनी के डेटा को सुरक्षित रखना चाहता है। टैली वॉल्ट में पहले से ही बनाई गई सुरक्षा सुविधा है।
टैली वॉल्ट फीचर जो है वो टैली में पहले से बनाई गई सुरक्षा सुविधा है, जिसके द्वारा आप टैली को लॉक कर सकते हैं, जो अपनी कंपनी का नाम कंपनी की नाम की लिस्ट में नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ऐसा सिक्योरिटी कंट्रोल या ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जिसके द्वारा जब आप कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए जाते हो तो कंपनी के नाम को नहीं दिखाता है, वो हाइड कर देता है, उसकी जगह पर स्टार शो करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कंपनी की इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है, क्योंकि जो भी पहला प्रेफरेंस या रेफरेंस हमारा होता है वो नाम होता है, हम उससे ढूंढना पसंद करते हैं। और जैसे ही अगर हमें नाम मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हाँ भाई कंपनी अब तो मिल गई और ये किसी के लिए भी आसान रहेगा। तो टेली वॉल्ट फीचर क्या करता है, वही चीज़ हाइड कर देता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन पूरी हाइड कर देता है। अब इनेबल कैसे करोगे टेली वॉल्ट फीचर को, तो इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो कंपनी क्रिएट करोगे तो टेली वॉल्ट फीचर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, एल्टर के साथ काम नहीं करता ये, वॉल्ट के जो होता है क्रिएट के साथ ही काम करेगा। दूसरा है यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड डिफाइनिंग सिक्योरिटी लेवल्स। तो जो टेली वॉल्ट फीचर है वही इसमें पहला सिक्योरिटी कंट्रोल है। इसमें दो सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो सिक्योरिटी कंट्रोल, पहला सिक्योरिटी कंट्रोल है वो टेली ऑडिट वॉल्ट फीचर है। ठीक है, और जो दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल है उसमें आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, यानी कि आप जब कंपनी क्रिएट करोगे और तो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा और इसको एडिट किया जा सकता है, जबकि जो टेली वॉल्ट है उसको एडिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ टेली ऑडिट फीचर। तो ऑडिट फीचर क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टेली ऑडिट एक एडमिनिस्ट्रेटर या ऑडिटर को उनकी समीक्षा के बाद से अकाउंट्स में होने वाले परिवर्तन पर नज़र रखने की सक्षमता प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने एक कंपनी में कंपनी बनाई और उसमें टेली ऑडिट फीचर हमने यस कर दिया, तो ये क्या करेगा, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो बाउचर में आप जो भी परिवर्तन करोगे उसके बारे में बताएगा या फिर उसके बारे में ये ध्यान रखेगा। ठीक है, और लेज़र मास्टर में से होने वाले परिवर्तनों के बारे में ध्यान रखेगा। केवल मटेरियल में होने वाले परिवर्तनों पर विचार किया जाता है, अर्थात नरेशन के में किया गया बदलाव ट्रांजैक्शन को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ऐसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन करने का इसका कोई मतलब नहीं है या फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये टैली ऑडिट फीचर है। हम कंपनी क्रिएट करने के दौरान टैली ऑडिट फीचर को एक्टिवेट कर ले सकते हैं, और लेकिन कंपनी पहले से बनाई जा चुकी है तब इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हम एल्टर में जाएंगे। ठीक है, अगर हमने पहले से क्रिएट करनी है तो फिर वो एल्टर में जाके एडिट होगे, या एडिट कर सकते हो आप, या फिर अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो टैली ऑडिट फीचर को एक्टिवेट करने के लिए पहले हम यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का इनेबल करेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल यस करोगे तभी आप इसको टैली ऑडिट फीचर को यस कर पाओगे। सिक्योरिटी कंट्रोल को एनेबल करने के लिए यूज़ टैली ऑडिट फीचर सब फील्ड डिस्प्ले होगी। कहने का मतलब ये है कि जो टैली वॉल्ट फीचर है और यूज़ टैली ऑडिट फीचर है वो इस फीचर के इर्द गिर्द घूमेगा। तो अगर हमने इसको कर लिया तो ये समझ लीजिए दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टैली में कैसे काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे टैली वॉल्ट। ठीक है, तो टैली वॉल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक MK ट्रेडर्स नाम की कंपनी बनाई। ठीक है, और मैंने इंडिया कर दिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा पहला सिक्योरिटी कंट्रोल यानी टैली वॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड दे दिया उसको 12345। ठीक है, 12345, और यहाँ से इसको कर दिया एक्सेप्ट। ठीक है, जो टैली ऑडिट फीचर है जब आप सेकंड वाला सिक्योरिटी कंट्रोल लोगे ना तब टैली ऑडिट फीचर आएगा। फर्स्ट वाले के साथ टैली वॉल्ट के साथ वो काम नहीं कर सकता। एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है 12345, 12345 एंटर। ये कंपनी ओपन हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन हाइड का होगी। तो पहले सबसे पहले नंबर देख लीजिए, कंपनी का नंबर क्या है, 100109। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब हम क्या नाम से ढूंढने जाएंगे, तो मैं यहाँ पे गया एंटर। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टैली और वॉल्ट फीचर का इसमें यूज़ किया गया है, जिससे क्या हो रहा है कि दोनों के नाम और इन्फॉर्मेशन हाइड है, जबकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारी कंपनी।
1 2 3 4 5। अब मैंने उसे पहचाना कैसे? नंबर से। नंबर अगर आपको याद है और कम आपके पास कंपनियां हैं तो आप आराम से इसको ढूंढ पाओगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल। याद करिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर इसको एडिट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आपको वोल्ट फीचर मिलेगा ही नहीं। चलिए, तो मैं दूसरी कंपनी बता दे रहा हूँ आपको। तो मैंने एक और कंपनी क्रिएट करी अंकित के नाम से, और यहाँ पर इंडिया, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं, सेकंड सिक्योरिटी कंट्रोल, क्योंकि हम सेकंड सिक्योरिटी कंट्रोल देंगे तो ही हम एडिट ऑडिट फीचर को यस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पर नाम दे दिया कि अंकित नाम की कंपनी है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर नेम रहेगा वो मैं दे दे रहा हूँ राजीव नाम से। और पासवर्ड 1 2 3 4 5 आप जितना हार्ड रखना चाहो रख सकते हो, यानी जितना स्ट्रेंथ रखना चाहो रख सकते हो। मैं फिलहाल इसको सिंपल दे रहा हूँ। यहाँ से यूज टैली ऑडिट फीचर यस कर दूंगा। तो ये मैंने यस कर दिया, ये तो नई कंपनी पे हो गया। ठीक है, यूज़र नेम, और यहाँ पे आ जाएगा ये पासवर्ड। ये देखिए खुल गई कंपनी। अब बात ये आती है कि इसमें तो अभी कुछ था ही नहीं, तो हमें कैसा पता पड़ेगा कि चेंजेस हुए भी नहीं हुए? तो फिर मैं चेंजेस कहाँ देखेंगे? और यहाँ जो टैली ऑडिट फीचर है, तो मैं क्या करता हूँ कि इनमें से कोई एक कंपनी लेता हूँ जो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ से F3 करता हूँ, या फिर सिलेक्ट कंपनी में चले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ गोपाल नाम की कंपनी ले लेता हूँ, इसमें पासवर्ड डाला हुआ है। चलिए रमेश ट्रेडर्स ले लेता हूँ, रमेश ट्रेडर्स भी खाली है। आर के ट्रेडर्स ले लेता हूँ। ठीक है, आर के ट्रेडर्स नाम की मैंने एक कंपनी ले ली। अब अगर आपको पता करना हो कि भाई मैं जो टैली ऑडिट फीचर है उसको देखूंगा कहाँ, तो यहाँ पे ये दिखाई देगा डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टैली ऑडिट। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर मैंने पासवर्ड लगाया है नहीं लगाया, क्योंकि पासवर्ड नहीं लगा था इसके अंदर, तो पहले मेरे को लगाना पड़ेगा तब जाके ये टैली ऑडिट आएगा यहाँ पे। तो सिंपली मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अल्टर के साथ F3, एल्टर में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को चेंजेस करने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दिया सेकंड वाला, तो यस किया इसको। अंकित 1 2 3 और ये ऑडिट फीचर यस कर दिया, तो ये एक्सेप्ट। ठीक है, रीलोड किया कंपनी को। चलिए अब क्या करते हैं, जाते हैं डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑडिट एंड कॉम्प्लिकेशन, तो स्ट्रक्चरली ऑडिट इन्फो, यहाँ पे आप यस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे जाओगे F12 में, तो यहाँ पे F12 नाम में कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और F12 में चले जाओगे आप, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे फिलहाल कोई एंट्री आ नहीं रही है। ठीक है, अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आप F12 में जाके इसमें चेंजेस कर सकते हो। शो एंटर्ड एंड एल्टर में जाके F12, चलिए तो मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ इसके अंदर। जैसे मैं लेज़र में चेंजेस कर देता हूँ, वहाँ पे आपको लेज़र एल्टर, यहाँ पे जो कुछ परचेस की लेज़र है इसमें इन्वेंट्री वैल्यू नो कर देता हूँ, उसका अकाउंट भी चेंज कर देता हूँ, अभी सेल्स अकाउंट कर देता हूँ उसको एक्सेप्ट। अब जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ऑडिट में। ठीक है, ऑडिट एनालिसिस, तो यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे आप, डॉक्यूमेंटेशंस, ऑडिट एनालिसिस। ठीक है, वेरिफिकेशन एंड वाउचर्स ये रहा। ठीक है,
यहाँ पर अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो ये है आपका टैली का ऑडिट फीचर, ठीक है। इसमें आप ऑडिट फीचर में काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ओके, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली में डायनेमिक रिपोर्ट स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में। यानी कि मतलब कि जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रिंट करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक रिपोर्ट्स मतलब कि जो हमारे द्वारा रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। अब रिपोर्ट्स पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो ऑलरेडी एक बार इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स का मतलब वो होता है हमारे द्वारा जो भी एंट्री की जाती है उनका डेटा कहीं ना कहीं जाके सेव होता है, यानी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं, कैश अकाउंट्स बुक, ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि भाई कैसे इनको प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। और जो मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग मैंने आपको बताया था तो वो इसके द्वारा भी की जा सकती है। मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग जो होती है, जैसे कि आपने मैंने कहा था कि एक से ज़्यादा अकाउंट्स उसमें चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे डे बुक है, तो डे बुक में क्या सारी जो डे की एंट्री होती है, तो जिस डे से आपको एंट्री चाहिए है तो वो सारे अकाउंट्स इसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप उससे भी मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था कि मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग यहाँ से भी की जा सकती है। तो मैं इसको सिंपली हटा दे रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि डायनेमिक रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशो एनालिसिस। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ डिस्प्ले में डे बुक में, आपको डे बुक बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डे बुक आपको दिखाई दे रही है, तो जो आज की तारीख में मैंने सारी एंट्री की गई है, फॉर एग्जांपल ये तारीख है, ठीक है। हम इसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अल्टर के साथ पी करूँगा तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रिंटिंग ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया तो कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस जो भी आपको करना है यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिल जाएंगे, सेलेक्ट प्रिंटर, कॉपी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जूम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमने रिपोर्ट प्रिंट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या होता है कि चेंज बाउचर टाइप में, सॉरी यहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रेंज बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि रेंज में बाउचर हैविंग कौन कौन से एक्चुअल ओनली, अटेंडेंस, बैच नंबर, किस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। उस हिसाब से, जैसे मैंने बोला डेट वाइज, ठीक है। तो एज खाली या नॉन खाली, और इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, यहाँ पे मैंने एंड ऑफ लिस्ट, यस। तो ये कुछ इस तरीके से डेट वाइज दिखा देगा, ठीक है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस पे जाओगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस आपको F12 में मिल जाएंगे। तो ये इसके स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट है, ठीक है। दो फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे मैं डिटेल कर देता हूँ यहाँ पे उसको। शो नरेशन, तो नरेशन तो मैंने ऑलरेडी वैसे दिया नहीं है। शो बिल वाइज डिटेल, तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल यस कर देता हूँ। कॉस्ट सेंटर डिटेल्स ऑल्सो नहीं, तो ये भी आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हो। शो बैंक डिटेल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैंने, तो ये कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो मैंने उसके हिसाब से ऑप्शंस यस किए। तो ये डायनेमिक ऑप्शंस होते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहो तो अकाउंट्स बुक भी प्रिंट कर सकते हो, अकाउंट्स बुक में कैश बुक या बैंक बुक, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे आप प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंटिंग ऑप्शन सेम ही रहेगा सब में, उसके हिसाब से ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला बाउचर है तो बाउचर के हिसाब से, इनवॉइस है तो इनवॉइस के हिसाब से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, वो रहेगा ग्रुप कंपनी, क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी होती क्या है वो समझ लीजिए। ग्रुप कंपनी एक या दो से ज़्यादा जो कंपनीज होती हैं जो कि अभी एक्टिव हो या लोड हो, टैली के हिसाब से बोला जाए तो लोड हो, ठीक है। तो लोड हो तो उसमें से ग्रुप कंपनी कहा जाता है। तो सिंपली आपको करना क्या है क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी के लिए, ठीक है, आपको सबसे पहले क्रिएट ग्रुप कंपनी उन ग्रुप कंपनी के लिए बनाई जाती हैं जो टैली में पहले से लोड रहती हैं। टैली में हमें ग्रुप कंपनी बनाने के लिए कम से कम दो कंपनी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जो पहले से दो बनी हुई हैं उनको एक ग्रुप कंपनी मर्ज करना है। फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मेरे भाई की एक कंपनी है, लेकिन हम दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं उसको ग्रुप कंपनी में मर्ज कर दूंगा, ठीक है।
तो ग्रुप कंपनी बनाने के लिए जो ये कंपनीज टैली INN फाइल में स्पेसिफाई होती हैं, जो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है INI स्पेसिफाई होती हैं, हमें जिन कंपनी का ग्रुप क्रिएट करना होता है उसे डिस्प्ले करने के लिए आपको F1 पे जाना होता है। ठीक है, F1 से आप उसे डिस्प्ले कर सकते हो। टैली पे गया मैं, यहाँ पे F1 प्रेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी कंपनियाँ दिख जाएंगी जिसमें से आपको ग्रुप बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं इनमें 2 कंपनी का ग्रुप बनाऊंगा, एक मैं ले ले रहा हूँ ये और एक ले ले रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये 2 कंपनी का मैं ग्रुप बनाऊंगा, या फिर मैं 2 ये जो अभी मेरे पास ओपन है, जैसा एक कंपनी है ये और एक कंपनी है आरके ट्रेडर्स, तो मैं इनको भी ले सकता हूँ। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जाना है आपको अल्टर के साथ F3 में। आपको मिलेगा ऑप्शन कंपनी इन्फो का। कंपनी इन्फो के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ग्रुप कंपनी। याद रखिए ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पर कंपनी ओपन होंगी, 1 या 2 कंपनी ओपन होगी तभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस पर इंटर करना है। तो जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे डायरेक्टरी कहाँ सेव होगी, नेम यानी कि जो ग्रुप कंपनी है उसका नेम क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पे बोला ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए कर दिया इसको, और ये एड्रेस दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद कंट्री तो मैंने कहा इंडिया, इनफ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, पिन कोड नंबर, तो पिन कोड नंबर देता हूँ 462001। ठीक है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, टैक्स, मेंबर्स ऑफ कंपनी, तो एक ले ली मैंने आशु, दूसरी ले ली मैंने आरके ट्रेडर्स। ठीक है, इंटर किया। याद रखना जो कंपनी आपको ग्रुप बनानी है वो पहले आपको यहाँ पे लोड करवानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे एक ग्रुप कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्रुप कंपनी दिखाई दे रही है, ग्रुप ए। ठीक है, जिसके अंदर 2 कंपनीज हैं, एक आशु नाम की है और एक आरके ट्रेडर्स नाम की। ये दोनों अलग अलग भी हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपने ग्रुप बना लिया तो आप ग्रुप ए के लिए काम करवाएंगे। ठीक है, या फिर ग्रुप ए के अंदर जैसे आप आशु नाम की कंपनी में काम करते हो या आरके ट्रेडर्स नाम की कंपनी में काम करते हो तो ग्रुप ए में ऑटोमेटिकली काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये होता है ग्रुप कंपनी क्रिएट करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। ओके। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चेक प्रिंटिंग ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंटिंग ऑप्शंस एंड टैली। तो प्रिंटिंग ऑप्शंस आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर चेक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन, और तीसरा बताऊंगा आपको डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट, और यहाँ पे मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग भी बताऊंगा मैं आपको। तो 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेक प्रिंटिंग ऑप्शन। तो चेक को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली में। तो गेटवे ऑफ टैली में आप जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, यहाँ पे लेज़र, सॉरी उससे पहले आपको F11 F1 में जाना होगा। तो F11 F1 में यहाँ मिलेगा आपको इनेबल चेक प्रिंटिंग ऑप्शन, इसको आप यस कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। तो बैक आ जाऊँगा मैं, अकाउंट्स इन्फो, लेज़र क्रिएट, एक मैं नई लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक की एक लेज़र क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट में रख दे रहा हूँ उसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि बैंक में अकाउंट नंबर होता है, IFC कोड होता है। ठीक है, और ब्रांच नेम, BSR कोड, सेट चेक बुक। तो यहाँ पे चेक बुक आप सेट कर सकते हो कैसे, 100120102010231। तो ये 31 चेक्स की ये बुक हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे देना है HDFC बैंक, यानी बैंक की चेक बुक का नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिल जाएगा आपको सेट चेक प्रिंटिंग ऑप्शंस एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप जो भी कॉन्फ़िगरेशंस भरेंगे उसके हिसाब से ये इसमें चलने लगेगा, काम करने लगा है, और उस हिसाब से वो प्रिंट करेगा। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस इन mm ओनली। ठीक है, आपको ना इंच के हिसाब से नापना है, आपको mm में नापना है। और अगर आप
इस पर कभी प्रिंट करना चाहो तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, कैसे फिल करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल की हुई है। तो यहाँ पे ये चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इसको। तो ये तो आपका चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि भाई चेक प्रिंटिंग में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें पूछता है, चेक का विड एरिया, चेक का हाइट, कितनी कॉपीज़ चाहिए, सॉरी कॉपीज़ तो यहाँ नहीं पूछेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो चेक प्रिंटिंग का फ़ायदा ये है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि चेक को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा है कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन। तो कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आप कोई भी एंट्री को प्रिंट करते हो या फिर कोई भी रिकॉर्ड को आप प्रिंट करते हो, तो उसके लिए आपको कॉमनली कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली मैं आपको कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पे आपको कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस जो होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, अकाउंटिंग बाउचर, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आप बैंक की एंट्री कर रहे हो या परचेज़ की एंट्री कर रहे हो, तो ये सब मान लीजिए परचेज़ की एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कैश दे दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुड्स परचेज और क्लोज इन एडवांस, नया बैच नंबर दे दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, 50 रेट पर का रेट कब बनी है, तो अप्रैल में बनी है। कब एक्सपायर होगी, तो 1/6 को एक्सपायर होगी। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे ये बिल तैयार हो ही गया, तो मैं यहाँ पे इसको अल्ट के साथ पी करूँगा। याद रखिएगा, प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है टैली के अंदर वो होती है अल्ट प्लस पी। ठीक है, अल्ट प्लस पी जो होती है उसके प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होती है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, अल्ट प्लस पी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले आपको दिख रहा है कि प्रिंटर कहाँ जा रहा है, तो एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में जा रहा है। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट आप लोगों ने वर्ड में पढ़ा ही होगा। नंबर ऑफ कॉपीज़, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ है, लैंग्वेज है, यहाँ पे नीट फॉर्मेट है इसका। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं जो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि हम कॉमन ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि भाई जो टैली RP9 है, जो पिछले मोड पे काम कर रहा है, तो इंग्लिश पे ये प्रिंट लैंग्वेज भी इंग्लिश पे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ही रख रहा हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है प्रीव्यू और नो प्रीव्यू ऑप्शन। अगर आप विद प्रीव्यू रखोगे तो वो उल्टा काम करेगा। कहने का मतलब है विद प्रीव्यू करोगे तो वो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे इसको फ्लिप कर दोगे यानी नो प्रीव्यू कर दोगे, तो ये विद प्रीव्यू, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये चेंज हो रहा है विद प्रीव्यू। यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, जैसे आप बोलोगे तो ये नो प्रीव्यू हो जाएगा और ये यहाँ पे विद प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर आप टाइटलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइटल में इनवॉइस लिखा आएगा, कुछ लोग एस्टीमेट लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग और ऑप्शंस लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर आप ले सकते हो। तो ये रिपोर्ट टाइटल से यहाँ से जैसे विद पार्टी विद नेम है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पेज नंबर्स। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, कितने पेज नंबरिंग पे स्टार्ट नंबर, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे आप लोग। अगर जैसे कोई कोई होता है क्या 100 से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैं फ़िलहाल इसको 10 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्री प्रिंटेड। तो प्री प्रिंटेड में यहाँ पर ये प्रिंटिंग फॉर्मेट है प्री प्रिंटेड, और ये ठीक है, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये वो बता रहा, वो भी चल रहा है हमारे साथ में सब, डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट। तो ये डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट क्या है, 3 फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट है, नियर मोड फॉर्मेट है, और क्विक एंड ड्रॉप्ड है। तो यहाँ पे नियर मोड चल रहा था, मैं नियर मोड ही लगा दे रहा हूँ, आप चाहो तो डॉट मैट्रिक्स भी लगा सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, प्री प्रिंटेड में भी प्लेन पेपर होता है और एक प्री प्रिंटेड होता है। प्री प्रिंटेड मतलब क्या होता है, उसमें लाइंस वगैरह ऑलरेडी होती हैं, और अगर आप प्लेन पेपर रखोगे तो वो प्लेन पेपर रहेगा, और अगर प्री प्रिंटेड करोगे तो प्री प्रिंटेड हो जाएगा।
उसके बाद आपको कॉपीज़ कितनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉपीज़ आप बता सकते हो, जैसे मेरे को 2 कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा, 5 चाहिए तो 5 कर दूंगा, और 1 चाहिए तो 1 कर दूंगा। ये एक्सेप्शन केस में होता है, वरना एक ही कॉपी हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट अ प्रिंटर। तो अभी यहाँ पे फैक्स है, ठीक है, सेंड टू वन नोट 2013 है मेरे पास, तो वो प्रिंटिंग ऑप्शन है यहाँ पर मेरे पास, लेकिन मैं एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में ही रख रहा हूँ उसको। जैसे कि अगर मैं एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में रखूँगा, पता उससे क्या होगा, यदि मैं इसको है ना अगर अभी प्रिंट नहीं कर पाता हूँ तो मैं उसको सेव कर लूँगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन हैं आपके पास, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और F12 जो होता है वो सबके लिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर आप जाके इनवॉइस के कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये हर बार जो कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस है वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जो बाउचर होता है उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन उसके बदल जाते हैं। ठीक है, जैसा अभी इनवॉइस है तो इनवॉइस के हिसाब से काम कर रहा है, और अगर कुछ और होता तो कुछ और के हिसाब से काम करता है। जैसे बाउचर होता है बाउचर के हिसाब से काम करता है। अल्ट के साथ पी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसको यस कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक इनवॉइस बन गया, उसमें इनवॉइस ही लिखा है क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया था, कैश वगैरह ये सब लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके कॉमन, मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेट भी बता दिए हैं यहाँ पे, डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट और कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन भी बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको उसकी शॉर्टकट की बता दी है। अब बात करते हैं हम मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग पे। अब मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग होता क्या है वो समझा देता हूँ आप लोगों को। तो जो मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग है वो भी एक प्रिंटिंग का ऑप्शन ही है। टैली RP9 में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जब कोई मैं जैसे अभी प्रिंट कर रहा था तो मैं एक एक करके उसको, जैसे परचेस का अकाउंट प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अब क्या होता है मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग में होता क्या है कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, परचेस, सेल, ठीक है, जनरल, तो ये अकाउंट आप एक साथ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यानी उनको एक्सेस भी कर पाओगे और प्रिंट भी कर पाओगे, लेकिन वो सिर्फ लाइसेंस मोड में हो पाता है, एजुकेशनल मोड पे नहीं हो सकता। और मेरी जो टैली चल रही है वो एजुकेशनल मोड पे चल रही है। तो जो फ़ायदा है इसका वो यही है कि इससे होगा क्या कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स जो है एक साथ एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस करना मतलब उसको आपको मिल जाएंगे और आप एक साथ उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मतलब एक साथ बहुत सारे अकाउंट प्रिंट हो जाएंगे। तो ये इसलिए मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग ऑप्शन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग ऑप्शन यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो आज हमने कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन, डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है, चेक प्रिंटिंग, इन सब के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा आप लोगों को। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और दूसरा टॉपिक रहेगा ODBC। तो ODBC क्या होता है पहले वो आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो ODBC का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि ये टैली के डेटा को SQL सर्वर के डेटाबेस पर रखने के लिए काम में आता है। ठीक है, SQL डेटाबेस के सर्वर पर रखने के लिए ये एक एप्लीकेशन डेवलपर की तरह काम करता है। ठीक है, ODBC चार घटकों पर होता है, जिसमें से फर्स्ट है प्रभावित करता है 4 घटकों को। तो पहला है ODBC क्लाइंट। ठीक है, तो ये रहा ODBC क्लाइंट। क्लाइंट, ठीक है, ODBC क्लाइंट। दूसरा इसके अंदर होता है, तो ODBC क्लाइंट होता है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर होता है OD ODBC ODBC ड्राइवर। ड्राइवर, ठीक है, तो ODBC ड्राइवर होता है। तीसरा इसके अंदर होता है ODBC सर्वर।
तो ODBC सर्वर ODBC सर्वर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर ले रहा हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। सर्वर, ठीक। इसके नेक्स्ट इसमें होता है ODBC क्लाइंट, जो कि मैं आपको बताऊँ ये 3 चीज़ें होती है। तो ODBC क्लाइंट एक क्लाइंट API को लागू करता है, बदले में ODBC API डेटाबेस द्वारा प्रदान किए गए ODBC ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ODBC ड्राइवर। तो ODBC ड्राइवर क्या काम करता है? तो ODBC ड्राइवर एक लाइब्रेरी है जो कि ODBC API द्वारा समर्थित कार्यों को क्रियान्वित करता है। यह ODBC फंक्शन कॉल को प्रोसेस करता है, डेटाबेस के लिए SQL रिक्वेस्ट सबमिट करता है और परिणाम वापस एप्लीकेशन पर लौटाता है। कहने का मतलब ये एक ड्राइवर लाइब्रेरी की तरह काम करेगा। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो यहाँ पर स्टोर करेगा, और यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो वहाँ पे भेजेगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट है ODBC सर्वर। तो ODBC सर्वर क्या करता है? तो एक डेटाबेस को ODBC सर्वर का समर्थन करता है, वह SQL को समझ सकता है। सामान्यतः ODBC ड्राइवर क्लाइंट से SQL रिक्वेस्ट सबमिट करता है और SQL रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है और परिणाम ODBC क्लाइंट को वापस दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी थ्योरी है, मैं इसको करके बताया तो आपको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये टैली ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? F12 फंक्शन की का यूज़ करेंगे। F12 फंक्शन की का यूज़ करने के बाद एडवांस एंड कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा टैली ERP9 एक्टिंग एज क्लाइंट सर्वर एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे इसको कर दीजिएगा बोथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल ODBC सर्वर, तो यस करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे आपकी पोर्ट दिखा देगा आपके टैली की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे आप, बाकी कोई भी चेंजेस आपको यस नहीं करना है, आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये बोलेगा डू यू वांट टू रीस्टार्ट अ टैली ERP9 फॉर द चेंज ऑफ हार्ड इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसको नो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको अभी इससे कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप अगर इससे कनेक्ट करना चाहते हो तो उसको आप यस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा रहेगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा, यानी एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है डेटा को भेजना, और इंपोर्ट करना मतलब लाना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए डेटा को आपको क्या करना है? जैसे आप कोई भी डेटा जैसे नष्ट हो जाने से बचाना चाहते हैं, या फिर बाद में कहीं उसको अलग सेव करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एंट्री की हुई है, जैसे ये डिस्प्ले डेबुक में मैं गया, तो ये वहाँ पे बहुत सारी एंट्री रखी है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है? अल्टर के साथ ई दबाना है। क्या करना है? अल्टर के साथ ई दबाएंगे तो यहाँ पे बाउचर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। और एक्सपोर्ट कहाँ होगा वो भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे पहले मैंने डेबुक एक्सपोर्ट की थी, अब अकाउंटिंग बाउचर एक्सपोर्ट किया, और एक्सएमएल में जाएगा ये, ठीक है। तो एक्सएमएल में आप क्या कर सकते हो? इसको गूगल के साथ देख सकते हो, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है ना। तो ये एक्सपोर्ट करना हो गया। अब इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि इंपोर्ट डेटा नाम का यहाँ पे अलग से फंक्शन दिया होता है। यहाँ पर इंपोर्ट डेटा नाम का एक फंक्शन दिया होता है। जैसे एक्सएमएल कोई फाइल होती है, तो एक्सएमएल फाइल को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, इंपोर्ट। अब मास्टर्स कर इंपोर्ट करनी तो मास्टर्स, बाउचर्स करने तो बाउचर्स। तो बाउचर्स में जैसे मैं दे देता हूँ, अभी मैंने कौन सा बाउचर एक्सपोर्ट किया था, तो ये मैं टैली ERP9 में गया, तो मैंने चेक किया यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अकाउंटिंग बाउचर लिख दूंगा टैली के अंदर, इसको हटा के। तो
फिर से यूज़ कर लेता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड काउंटिंग वाउचर, ठीक है, और उसको मिनिमाइज कर दिया। और यहाँ पे जैसे आप लिख लेंगे अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है, .xml, ठीक है। तो ये फिर से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। आपको ज़रूरी नहीं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करना पड़े, क्योंकि मेरा कीबोर्ड चल नहीं पा रहा है इसलिए, तो मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप एंटर करेंगे। वैसे तो यहाँ पर आपको फाइल मिली नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जैसे आप उसका मतलब जैसे कोई भी एक्सएमएल फाइल डालेंगे आप, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सएमएल को इंपोर्ट करने का तरीका यही होता है। हमें यहाँ पे जैसे कि ये जो टैली की फाइल है, अब मिली क्यों नहीं फाइल, वो उसका एक समझ लीजिए सीधा सा मसला ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर ये मतलब जो फाइल है वो ऑलरेडी टैली की है। तो जो आपको एक्सएमएल फाइल जो आपको इंपोर्ट करवानी है वो दूसरी होनी चाहिए, ठीक है। वो रहनी एक्सएमएल फाइल चाहिए लेकिन दूसरी टाइप की होनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्ट नहीं हुई। तो इंपोर्ट करने का तरीका यही है, मास्टर्स हो गए तो मास्टर्स में इंपोर्ट करेंगे, बाउचर्स हो गए तो बाउचर्स, और बैंक डिटेल्स हो गए तो बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो सिंपली इसी तरीके से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा का। और मैं आपको बता ही दिया कि ओडीबीसी क्या होता है, तो ओडीबीसी के द्वारा भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ ईमेल के बारे में। तो यूज़ ऑफ ईमेल इन टैली कैसे करेंगे वो बताया। तो ईमेल का यूज़ इन टैली कैसे करते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईमेल का यूज़ क्या है टैली के अंदर। तो टैली ERP9 के अंदर यूज़र्स के द्वारा लेज़र, पे स्लिप, बकाया स्टेटमेंट, खातों की जांच या बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, रिमाइंडर लेटर आदि भेजने की अनुमति देता है। यह बिजनेस मैनेजमेंट को आसानी से रिपोर्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। यह किसी भी ईमेल प्रोग्राम के बिना स्टेटमेंट भेजने के लिए उपयोगी होता है। यह समय की बचत करता है। आप लाइक जीमेल, हॉटमेल, याहू जैसे लोकप्रिय मेल सेवाओं का उपयोग करके मेल भेजने के लिए टैली ERP